स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में फंक्शंस वाले चैप्टर में हमने ये स्टडी किया था कि हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास करते हैं। 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से 2 मेथड्स हमने लास्ट क्लास में किए थे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, कि कैसे हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास करते हैं। 3rd नंबर पे आता है हमारे पास पास बाय रेफरेंस कॉल। इस टेक्निक के ये टेक्निक सिर्फ C++ लैंग्वेज में होती है और किसी लैंग्वेज में नहीं होती। और इस टेक्निक के अंदर रेफरेंस को हम वेरिएबल के रूप में यूज़ करते हैं। ए रेफरेंस वेरिएबल इज़ ए वेरिएबल विच रेफर्स टू अनदर नेम और अननेम्ड वेरिएबल, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम एक दूसरा नाम देते हैं और बिना नाम के भी हम वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं। वो कैसे, वो हम किसी प्रोग्राम के थ्रू आपको क्लियर करेंगे। और इस पास बाय रेफरेंस का बेनिफिट क्या होता है, इससे क्या होता है, मॉडिफाई करने में ये इजी रहता है। किसको मॉडिफाई करने में? वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने में हम इसका यूज़ करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल का। और ये रिफ्लेक्ट करता है किससे? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के थ्रू। इस रेफरेंस के अंदर हम फंक्शन पैरामीटर को डिफाइन करते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स की जगह पे हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या है इसकी पास बाय रेफरेंस की? इसके अंदर पॉइंटर और रेफरेंस दोनों के दोनों सेम होते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है रेफरेंस टेक्निक जो इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस होता है कि रेफरेंस टेक्निक जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होती है, किसकी बजाय? कॉल बाय पॉइंटर की जगह पे। और इन पास बाय पॉइंटर द पॉइंटर्स कैन बी नल और रीअसाइंड वेरियस रेफरेंस कैन नॉट बी नल। इसमें क्या होता है कि पॉइंटर को पास करते हैं, पास बाय पॉइंटर के थ्रू हम आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं और वहाँ पे इसकी वैल्यू को रीअसाइंड करेगा जहाँ पे इस रेफरेंस की वैल्यू नल ना हो। ठीक है। इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे बेटा? डाटा टाइप लिखा, एम्परसेंड के साथ रेफरेंस लिखेंगे, इक्वल का साइन डाल के वेरिएबल का नेम लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। हम इसको कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम एक प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स ली, आईस्ट्रीम कोनियो वाइड के अंदर रेफरेंस वर्ड लिया। ठीक है। पहले उसके बाद इंटीजर एम्परसेंड जे, इंटीजर मेन, ये क्या हो गया आपका? कॉल बाय रेफरेंस के हम अंदर इसको यूज़ करेंगे। इंटीजर मेन लिया, इंटीजर आई लिया, क्लियर स्क्रीन लिया, i=5 लिया, सी आउट i=i की वैल्यू डलवा ली, रेफरेंस के अंदर i को डाल देंगे, फिर सी आउट के अंदर रिटर्न किसको कर देंगे? 0 क्यों किया? क्योंकि हमें ये वहीं पे रेफरेंस की वैल्यू शो करेगा जहाँ पे इसकी वैल्यू नल ना हो। ठीक है। वाइड रेफरेंस लिया, इंटीजर के अंदर एम्परसेंड जे ले लेंगे। ये वाला जो हमारा चैप्टर है ना, हम कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू इसको यूज़ तो करते हैं पर बहुत ही कम। हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, हमारी जो +2 लेवल पे है, हम इसको इसलिए कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बिग प्रोग्रामिंग्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसको में क्या करना है? सी आउट लिया, जे को प्रिंट किया, जे की वैल्यू कितनी दे दी हमने? 8 दे दी। तो जी की इसकी क्या कर देगा? जे इज जस्ट स्टोरेड, तो इसकी प्रोग्राम में वैल्यू क्या आ जाएगी? 5588। क्यों आई ऐसे? क्योंकि आप देखो इसकी वैल्यू को वो पास कर रहा है। यहाँ पे जे आई की वैल्यू हमने 5 ले ली थी और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी ले ली थी हमने? 8। तो इसके आर्ग्यूमेंट्स को इसने पास किया, इंटरचेंज किया। तो उसके अंदर देखो इसमें कैसे चलता है प्रोग्राम। दी अबव गिवन प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम मेन। ठीक है। मेन से स्टार्ट हुआ। आई इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर वेरिएबल, आई को हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और वैल्यू कितनी असाइन कर दी उसको? 5। और वैल्यू ऑफ आई फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ 5। तो ठीक है, जो यहाँ पे आई के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 प्रिंट करेगा इसको। अब उसके बाद जब हमने नेक्स्ट लगाया, नेक्स्ट टाइम फंक्शन सेल रेफरेंस आई, देखो इसके अंदर ये वाला इस कंट्रोल का फंक्शन का जो कंट्रोल है वो इसके पास आ गया, रेफरेंस इनटू आई के पास आ गया। इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट रेफरेंस एम्परसेंड जे विल क्रिएट रेफरेंस। हमने जो रेफरेंस के अंदर एम्परसेंड जे का लिया, इसके क्या क्रिएट किया हमने? रेफरेंस क्रिएट किया। इसका मतलब क्या है? डैट मीन्स अनदर नेम इज क्रिएटेड इन द फॉर्मल पैरामीटर इज एन एलाइज फॉर द आर्ग्यूमेंट पास। जैसा कि मैंने भी आपको पीछे बताया था कि ये एक अनदर जो है नाम हम उसको देंगे यहाँ पे, वेरिएबल विच रेफर्स टू अनदर नेम्ड और अननेम्ड वेरिएबल। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी, हमने इसको यहाँ पे एक दूसरा नाम दे दिया।
ठीक है, किसको, रेफरेंस को दिया। इट दैट मीन्स अनदर नेम इज क्रिएटेड, द फॉर्मल परम्यूटेशन एलाइज, इट डज नॉट क्रिएट द कॉपी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, सो सेपरेट मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड टू वेरिएबल जे। ये कॉपी नहीं क्रिएट करता है, इसलिए इसको अलग से वेरिएबल नहीं शो किया गया। ये क्या कर, सब इसका फंक्शन क्या होगा, रीड और राइट ऑपरेशन करेगा फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। किसके अंदर, जो हमने ये सी आउट जे एंड एल इज एग्जीक्यूटेड किया था। इट विल प्रिंट जे इज इक्वल टू 5 एंड आफ्टर दैट जे इज मॉडिफाइड एज 8। पहले उसने 5 को किया, उसके बाद किस में मॉडिफाई कर दिया, जे को 8 में। द वैल्यू ऑफ जे इज प्रिंटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल्ड फंक्शन, द वैल्यू रिटर्न बैक टू कॉलिंग फंक्शन। कॉल फंक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू किसको रिटर्न करेगी, कॉलिंग फंक्शन को, और फिर उसके अंदर क्या करेगा, कॉलिंग फंक्शन हमारा आई था तो उसको उसके अंदर जाके आई को भी 8 प्रिंट कर देगा। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में। इन दिस टेक्निक मॉडिफिकेशन इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जो मॉडिफाई हम करते हैं इस टेक्निक के अंदर, वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को, और इसकी जो इसके अंदर है वो हमेशा इफेक्ट करेगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के अंदर, जब भी हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। इट क्रिएट्स कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इन फॉर्मूला, और ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की कॉपी करता है किसके अंदर, फॉर्मल। जैसे कि आपने देखा आई के अंदर भी 5 आया था और फिर जे के अंदर भी 5 आ गया, और जे के अंदर 8 आया तो आई के अंदर भी 8 आ गया, तो इसने उसको क्या कर दिया, उसके आर्ग्यूमेंट को कॉपी कर देता है। ठीक है, किसके अंदर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के अंदर। फॉर्मल हमारा कौन सा था, जो आई वाला था, और जो हमारा एक्चुअल था वो हमारा कौन सा था, जे वाला था। ठीक है, और इसके अंदर पास बाय रेफरेंस में क्या है, वेरिएबल ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स रेफर और पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। इस सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर जो क्या करता है, वेरिएबल है उसको पॉइंट आउट करता है। द आर्ग्यूमेंट्स पास बाय वैल्यू मे बी ए कॉन्स्टेंट वेरिएबल और एन एक्सप्रेशन, हो सकता है ये, और इसमें सिर्फ क्या होगा, रेफरेंस होगा। पास बाय रेफरेंस में सिर्फ क्या होगा, आर्ग्यूमेंट रेफरेंस होगा, इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी और एक्सप्रेशन भी। यूजिंग दिस टेक्निक फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू बाय यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से ये क्या वैल्यू को रिटर्न करता है, और इसमें कोई भी वैल्यू को, इस मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म इज यूज टू पास आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन। पास बाय वैल्यू मैकेनिज्म का मतलब ये इसके अंदर यूज़ करेगा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को पास करने के लिए, और इसमें क्या करेगा, इसमें स्पेसिफाई करेगा मेथड और आर्ग्यूमेंट को। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पासिंग लार्ज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, इट कैन लीड टू मेमोरी वेस्टेज बिकॉज सेपरेट मेमोरी इज एलोकेटेड टू एवरी वेरिएबल, क्योंकि इसके अंदर हर एक वेरिएबल को एक सेपरेट मेमोरी दी जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, तो कोई सेपरेट मेमोरी नहीं प्रोवाइड की जाती। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। कैसे इसकी वैल्यू को कॉपी करता है आर्ग्यूमेंट्स को, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को पास बाय वैल्यू में, और पास बाय रेफरेंस में हम इसका वेरिएबल जो है वो कभी भी नहीं लेते, वो किससे शो होता है, इसका वेरिएबल हमेशा क्या होगा, रेफरेंस होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर पैरामीटर्स। इसके अंदर क्या होता है, ये हमें अलाउ करता है एक फंक्शन को कॉल करने के लिए स्पेसिफिक कुछ इसके आर्ग्यूमेंट के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स व्हेन डिफाइनिंग ए फंक्शन। हम जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये इसमें मतलब अंडरस्टूड है कि ये डिफ़ॉल्ट में उसके अंदर आर्ग्यूमेंट को पास करेगा। दीज आर्ग्यूमेंट्स आर यूज्ड बाय द कंपाइलर व्हेन दे आर नॉट स्पेसिफाइड इन द फंक्शन कोड। और ये आर्ग्यूमेंट किसके अंदर यूज़ किए जाएंगे, कंपाइलर, जब ये क्या होगा, फंक्शन कॉल के अंदर स्पेसिफाई हमने डिफाइन नहीं किया होगा। ठीक है, द फंक्शन असाइंस अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर विच डज नॉट हैव ए मैचिंग आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल। जब इसके अंदर फंक्शन कॉल के अंदर इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा मिलता जुलता, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में एक पैरामीटर को पास करेगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बेटा। इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एस, कोनी डॉट एस, फ्लोट एरिया ले लिया हमने, फिर फ्लोट के अंदर एरिया आर की वैल्यू कितनी ले ली, 4.4 रिटर्न किया। रिटर्न में इसका फार्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर होता है किसका, एरिया का, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, तो वो हमने यहाँ लिखी। आर स्क्वायर को हमने खोल के लिख दिया आर मल्टीप्लाई आर। ये फंक्शन हमने लगा दी यहाँ पे। अब वॉइड में लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज किसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, एरिया के अंदर। एरिया ऑफ सर्कल इज कितनी आ जाएगी इसकी, 3.3। अब इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो आप इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। क्लियर। मेन इसके अंदर होता है कि हमने इसके अंदर पैरामीटर्स को कैसे पास करना है। आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया और यहाँ पे उसके स्टेटमेंट एक्सप्रेशन को डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास द कांस्टेंट आर्गूमेंट। कांस्टेंट आर्गूमेंट में क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होती जब तक हमारा का प्रोग्राम कंप्लीट रन नहीं होता है। एनी वैल्यू असाइंड टू कांस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज लेटर बाय द प्रोग्राम। द कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड यूजिंग कांस्टेंट कीवर्ड व्हिच मेक्स द वेरिएबल वैल्यू स्टेबल। इसमें
हम इसको किससे डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट नाम के वेरिएबल से डिफाइन करेंगे। एक कीवर्ड होता है ये, और इसमें इसकी ये कीवर्ड आने के बाद आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी, चेंज नहीं होगी। वंस वैल्यू इज असाइंड टू द कांस्टेंट वेरिएबल, एनी चेंज इन वैल्यू विल प्रोड्यूस ए कंपाइलर एरर। और एक बार अगर आपने इसकी वैल्यू को कांस्टेंट कीवर्ड से यूज़ कर लिया तो इसमें अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उसके कंपाइलर में वो एरर शो कर देगा। कैसे हम इसको शो करते हैं, डाटा टाइप देते हैं, कांस्टेंट वर्ड लिखा, वेरिएबल नेम लिखा, उसके बाद इसकी वैल्यू। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इंटीजर डाटा टाइप हो गया, कांस्टेंट वर्ड हो गया, वेरिएबल नेम y ले लिया, वैल्यू कितनी डाल दी हमने 5। अब ये क्या है, एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने की। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होते हैं, इट इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न करने में हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमने पास बाय रेफरेंस वाले प्रोग्राम में किया, वहाँ पे हमने रिटर्न वर्ड यूज़ किया था। द फंक्शन इज टर्मिनेटेड इमीडिएटली व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। आपका फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है जहाँ पे आपने रिटर्न वर्ड लगा दिया और वहाँ पे रिटर्न आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। द रिटर्न कीवर्ड इज ऑप्शनल। इफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग टू द कॉलिंग फंक्शन, इट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। और ये रिटर्न कीवर्ड लगाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। इसमें हम अगर हमें कोई भी फंक्शन है, आपको पता है कि ये आउटपुट हमें जो रिटर्न है वैल्यू, कॉलिंग फंक्शन को कोई वैल्यू वापस रिटर्न करेगा तो उसमें आप यूज़ करोगे, बाकी में नहीं करोगे। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। और जो नॉन वाइड फंक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर हम इनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जो रिटर्न फंक्शन होता है। ठीक है, पासिंग एरेज एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट इन C++। Array to pass an entire array as an argument to the function is not allowed in C++. The way to pass an one-dimensional array is simple and discussed below. जो वन डायमेंशनल एरे है वो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, फंक्शन के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे को हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एरे कैन आल्सो बी पास टू द फंक्शन। हम फंक्शन को एरे भी पास कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई नेम ऑफ द एरे एंड साइज ऑफ द एरे इन एक्चुअल। जो एक्चुअल आर्गूमेंट होता है ना, उसके अंदर हमने एरे का नेम भी डिफाइन करना है और उसका हमने साइज भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो अभी आप इस सिंटेक्स देख सकते हैं। इंटीजर के अंदर हमने ए के अंदर 10 वैल्यू दी। ये क्या होता है, ये जो सिंबल दिया होता है ना, दैट इज कॉल्ड एरे। इसमें हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसके अंदर वैल्यू भी कि कितनी आपने प्रिंट करवानी है। अब इसमें 10 लिखा है, 10 का मतलब होता है कि ये 11 वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। 0 से स्टार्ट होती है एरे की वैल्यू हमेशा, 0 से लेके 10, तो काउंट करोगे तो 11 वैल्यू बनेगी। और मैक्सिमम फार्मूला क्या लगा दिया आपने, A,10, कि जो भी ए के अंदर वैल्यू है उसमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वाइड मैक्स के अंदर देखो आप, इंटीजर x, इंटीजर n, तो आपने ये कॉलर फंक्शन हो गया, ये कॉली फंक्शन हो गया। फॉर्मल पैरामीटर्स पास कैसे करते हैं, ये जो एस्ट्रिक का साइन दिख रहा है आपको, इसे हम पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हो गए हमारे इसके अंदर, ये इंटीजर के साथ जो हमने मार्क्स दिए हैं ये वो हो गए। क्लियर, फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए। इसके अंदर हम एक एग्जांपल है, ये आप इसको बुक में एक बार देख लेना बेटा, मैं चलो समझा देती हूँ। इंक्लूड आइसक्रीम डॉट एच, कोनिया डॉट एच, इंटीजर सम लिया, इंटीजर के अंदर ए लिया, उसको ब्लैंक रखना है आपने, इंटीजर के अंदर एन लिया, वाइड में लिया, इंटीजर ए इंटू 50 शो कर दिया यहाँ पे, एस ले लिया, आई ले लिया, एन ले लिया। क्लियर स्क्रीन करी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालेंगे कहाँ तक, जब तक एन तक नहीं ये चलते, क्योंकि हमने यहाँ एन लिया था। सी आउट, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, 4 की लूप लगा दी। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एन की वैल्यू जहाँ तक होएगी आपने जो यहाँ वैल्यू डाली है वहाँ तक ये रन करेगा। सीन कर दिया ए इंटू आई, कि आई के अंदर जितनी भी वैल्यू होएगी वो वहाँ तक चलेगा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, 50। एस इक्वल टू सम इंटू ए कोमा एन। अब ए कोमा एन के अंदर जो भी है उसका ये सम करके दे देगा। और उसके फंक्शन को पास कैसे करना है, कैसे हम एरे के थ्रू एलिमेंट्स को फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर सम लिया, इंटीजर ए सेम यही वाला ले लेंगे हम एज इट इज़ जो हमने ऊपर लिया था। फिर इंटीजर के अंदर आई को ले लेंगे, एस इक्वल टू 0 शो करेंगे, फिर 4 की लूप लगाएंगे, सेम वही लूप लगा देंगे हम यहाँ पे, और एस इक्वल टू एस प्लस ए इंटू आई, जो हमने यहाँ पे आई वेरिएबल लिया, और उसको रिटर्न किसको करेगा, एस को। एस क्या है इसके अंदर, ये यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेगा। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आपने 3 डाल दिया, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 2 3 आ जाएगा, और इनका सम कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। यहाँ पे आपने वैल्यू एंटर करवाई और यहाँ पे आपने उसका सम करवा दिया। इतने पोर्शन के अंदर आपने जो क्या किया, सबसे पहले डिफाइन किया, फिर उसके अंदर वैल्यू एंटर करवाई एरे की, फिर उसके बाद एरे की वैल्यू इसका आपने सारा सम करवा दिया। ठीक है, बस इसके बाद जो हमारे ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने स्कोप रेजोल्यूशन, हाँ हम ये वाला फंक्शन कर लेते हैं, लेकिन C++ वेरिएबल स्कोप वगैरह वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। पासिंग 2 डायमेंशनल एरे वाला
स्टोरेज क्लास इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेरिएबल इन C++। ठीक है, दिस डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द वेरिएबल बाय कंसिडरिंग 4 पॉइंट। व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इफ इट इज़ नॉट इनिशियलाइज। ये बताया गया है कि स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन जो है वो आपके C++ लैंग्वेज के अंदर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसको 4 तरीके से हम कंसिडरेट करते हैं। व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इफ इट इज़ नॉट इनिशियलाइज। अगर वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होगा, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, प्लेस ऑफ वेरिएबल, स्टोरेज, लोकल वेरिएबल्स। ये वैसे ना बेटा हमारे स्कोप रिजोल्यूशन फंक्शन जो है हमारा इस चैप्टर में हम अभी इसको रीड नहीं करेंगे। आप इसको लीव कर दो टॉपिक को, हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जितना मैंने आज आपको ये समझाया आप इतना इसको रीड करोगे, बाकी नहीं करोगे। ठीक है, इसी को अंडरस्टैंड करोगे। ऑनलाइन क्लास में भी हम इसी को ही रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।